विवाह जीवन को एक लय देता है। जैसे बिना साज के आवाज अधूरी है, वैसे ही बिना विवाह के जीवन अधूरा। जीवन साथी का साथ अकेलेपन को दूर करता है। माँ, अब प्राची और रिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। वैसे भी बेटे के जन्म के बाद दोनों लड़कियों से मेरी ममता भी कम हो गई है। मम्मी को नानी से ये कहते जब सुना तो मेरी आंखें भर आई। मम्मी का लेटर मिला। फोन पर तो लगभग मैं उनसे बात करना ही बंद कर दिया था। सो मेरी सहेली रितु के हाथों उन्होंने लेटर भिजवाया। लेटर में वही पुरानी गुजारिश थी, प्राची बेटी, शादी कर लो वरना मैं चैन से मर नहीं पाऊंगी। मैं मन ही मन सोचती कि मम्मी तो हम दोनों बहनों के लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उन्होंने हम दोनों को अकेले छोड़कर विवाह रचा लिया था। अब अचानक उनके दिल में मेरी शादी को लेकर ममता कैसे जाग गई। मेहमान भी आकर एक बार खबर ले लेता है, लेकिन मम्मी तो जैसे हमें भूल ही गई थी। साल में 2 से 3 बार ही उनका फोन आता। मैं करती भी तो यही कहती कि बेवजह फोन करके मुझे परेशान मत किया करो प्राची। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें वहाँ कोई कमी नहीं है। अब उन्हें कैसे समझाती कि सबसे बड़ी कमी तो उनकी ही थी। हम दोनों बहनों को क्या कोई माँ की जगह ले सकता है। लेटर पढ़कर मैं तिलमिला गई। अचानक मन अतीत की यादों में उलझ गया। वैसे शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब अतीत को याद करके मेरे आंसू ना बहे हो। लेकिन मम्मी जब कभी शादी का जिक्र करती तो अतीत का जख्म नासूर बनकर रिसने लगता। तब मैं 12 वर्ष की थी। वहीं मुझसे 2 साल छोटी थी मेरी बहन रिया। उसे सब बेबी कहकर बुलाते थे। मम्मी ने तभी हमारा साथ छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया था। पहले जब मैं मम्मी के लिए रोती तो नानी यही कहती थी कि तेरी मम्मी नौकरी के लिए मुंबई गई है, आ जाएगी। पर मुझे क्या पता था कि कैसे मम्मी और नानी ने मुझे धोखा दिया। क्यों गई है, मेरा बालमन पूछता। क्या कमी थी यहाँ? रितेश मामा हम सभी लोगों का ख्याल रखते हैं। तब नानी बड़े प्यार से मुझे समझाती, बेटा तेरे पापा एकदम निकम्मे हैं, कुछ काम वाम करते नहीं हैं, तभी तो तेरी मम्मी यहाँ रहती है। जरा सोच, तेरे रितेश मामा भले ही कुछ नहीं कहते हों, लेकिन तेरी मम्मी को यह बात परेशान करती रहती है कि वह हम सब पर बोझ है, इसीलिए नौकरी करके इस बोझ को हल्का करना चाहती है। वे कब आएंगी नानी? बीच बीच में आती रहेंगी। रही बात बातचीत करते रहने की, तो उसके लिए फ़ोन है ही, तुम जब चाहो उससे बात कर सकती हो। सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मैंने आंसू पोंछे। तभी मम्मी का फ़ोन आया। मैंने रोते हुए मम्मी से शिकायत की कि मम्मी क्यों हमें छोड़कर चली गई, क्या हम साथ नहीं रह सकते? मम्मी ने आश्वासन दिया, नानी की कसम दी, प्राची और रिया बेटी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा, रिया हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती रहती है, उसे किसी तरह संभालो, देखो सब ठीक हो जाएगा, कहकर मम्मी ने फ़ोन काट दिया। मेरे गालों पर आंसुओं की बूंदें लुढ़क आई। बिस्तर पर पड़कर मैं सुबकने लगी। पूरा 2 महीना हुआ मम्मी को मुंबई गए। ऐसे में उनको देखने का बहुत मन ही हो रहा था। नानी की तरफ से सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। पूछने पर वे यही कहती कि नई नई नौकरी है, छुट्टी जल्दी नहीं मिलती, जैसे ही मिलेगी वह तुमसे मिलने ज़रूर आएगी। मेरे पास सिवाय सुबकने के कोई हथियार नहीं था। मेरी देखा देखी रिया भी रोने लगती। मुझसे उसकी रुलाई देखी नहीं जाती थी। उसे अपने बाहों में भरकर सहलाने की कोशिश करती ताकि उसे मम्मी की कमी ना महसूस हो। मम्मी के जाने के बाद रिया मेरे पास ही सोती। एक तरफ से मैं उसकी माँ की भूमिका में आ गई थी। अपनी हर छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए वह मेरे पास आती। एक भावनात्मक शून्यता के साथ 3 साल बीत गए। जब भी फ़ोन करती मम्मी यही कहती कि बहुत ही जल्दी मैं तुम लोगों से मिलने दिल्ली आ रही हूँ, मगर आती नहीं थी। हमारा इंतज़ार महज
झूठा साबित हुआ। धीरे धीरे हम दोनों बहनें बिन मम्मी के रहने के आदी हो गए। मैं 12वीं में पहुंच गई कि एक दिन शाम को जब स्कूल से घर लौटी तो देखा मम्मी आई हुई है। देखकर मेरी खुशी की सीमा ना रही। मम्मी से बिछुड़ने की पीड़ा ने मेरे सब्र का बांध तोड़ डाला और बह निकला मेरे आंखों से आंसुओं का सैलाब, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नानी ने ही मुझे संभाला। अब तुम कहीं नहीं जाओगी मम्मी, सिसकियों के बीच में मैं बोली। वे चुप रहीं। उनकी चुप्पी मुझे खल गई। जहाँ मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, वहीं मम्मी का तटस्थ भाव अनेक प्रश्नों को जन्म दे रहा था। क्या यहाँ आकर उन्हें अच्छा नहीं लगा? 3 साल बाद एक मम्मी को अपने बच्चों से मिलने की जो तड़प होती है, उसका मैंने मम्मी में अभाव देखा। शायद नानी मेरे मन में उठने वाले प्रश्नों को भाप गई। वे मुझे बड़े प्यार से दूसरे कमरे में ये कहती हुई ले गई कि तुम्हारी मम्मी लंबा सफ़र तय करके आई है, उसे आराम करने की ज़रूरत है। जो बातें करनी हो कल कर लेना। ऐसा मैंने पहली बार देखा। अपने बच्चों को देखकर माँ बाप की सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ तो उल्टा हो रहा था। मम्मी ने ना हमारा हालचाल पूछा, ना ही मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि रिया और प्राची, मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो बच्चों। रिया भी लगभग उपेक्षित सी मम्मी के पास बैठी थी। मम्मी के व्यवहार में आए इस अप्रत्याशित बदलाव को लेकर मैं परेशान हो गई। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गई। वैसे भी मम्मी के बगैर रहने की आदत हो गई थी। लेटे लेटे मन मम्मी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। 3 साल बाद मिले भी तो माँ बेटी अलग अलग कमरों में लेटे हुए थे। सिर्फ रिया जिद करके मम्मी के पास बैठी रही। अचानक एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मुझे आश्चर्य हुआ। उठकर नानी के पास गई। नानी, किसका बच्चा रो रहा है? नानी कुछ नहीं बोली, मानो वे मुझसे कुछ छिपाना चाहती हों। कोई जवाब न पाकर मैं मम्मी के कमरे में आई। देखा मम्मी एक बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही हैं। मेरे चेहरे पर शिकन पड़ गई। मम्मी के पास आई। मम्मी, ये किसका बच्चा है? मम्मी ने भी वही किया जो नानी ने। उन्होंने नज़रें चुराने की कोशिश की, मगर जब वे उसमें सफल नहीं हुई तो नानी ने सच बयां किया। ये तुम्हारा छोटा भाई है। तुम्हें हमेशा शिकायत रहती थी कि तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है। लो अब अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। नानी ने बच्चे को मम्मी से लेकर मेरे हाथों में दे दिया। एक बार मैं असमंजस की स्थिति में आ गई। बच्चे को गोद में लेती हुई ये पूछने से अपने आप को न रोक पाई कि मम्मी, ये भाई कहाँ से आ गया? मैं उलझन में पड़ गई। वे भरसक जवाब देने से बचती रहीं। बच्चे को भाई के रूप में पाकर कुछ पल के लिए मैं सब कुछ भूल गई, मगर इसका अर्थ ये नहीं था कि मेरे मन में प्रश्नों की कड़ी खत्म हो गई। रात में ठीक से नींद नहीं आई। करवटें बदल कभी मम्मी तो कभी बच्चे पर ध्यान चला जाता। तभी नानी और मम्मी की खुसुर-फुसुर मेरे कानों में पड़ी। कैसा चल रहा है? पहले से दुबली हो गई हो? नानी पूछ रही थी। बेटे के आने के बाद थोड़ी परेशान हूँ, ठीक हो जाएगा, मम्मी बोली। अमित जी खुश है ना? बहुत खुश हैं, खास तौर बेटे के आने के बाद। मैं तो डर रही थी कि दो दो बेटियों का कलंक कहीं वहाँ भी तेरा पीछा ना करे, नानी बोली। मम्मी, डर तो मैं भी रही थी कि शुक्र है कि मैं वहाँ बेटियों के कलंक से बच गई। और रिया और प्राची यहाँ दोनों कैसी हैं? ठीक है, शुरुआत में थोड़ा परेशान ज़रूर करती थी, लेकिन अब नहीं। दोनों को घर के छोटे मोटे कामों में उलझाया रहती हूँ ताकि भूल ही रहें। मम्मी, अब दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब मैं शायद ही अपनी नई गृहस्थी से उबर पाऊँ। वैसे भी बेटे के आ जाने के बाद दोनों के प्रति मेरी ममता भी कम हो गई है। ऐसा नहीं कहते, नानी ने टोका। क्यों ना कहूँ? बाप नालायक, इन दोनों के बोझ से आज़ाद होना क्या आसान होगा? सब अपनी अपनी नियति का पाते हैं। कुछ सोचकर नानी फिर बोली, तुमने अमित जी से बात की थी? किस सिलसिले में? मम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे।
दोनों को अपनी बेटियां बनाकर रख लेते तो भरा पूरा परिवार हो जाता। पागल हो गई हो माँ, जिसकी बेटियां हैं उसे ही चिंता नहीं तो भला अमित जी क्यों जिम्मेदारी उठाए। नानी कुछ क्षण गंभीर हो गई। वे उभरी। तुम्हें बेटियों के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हारा भाई रितेश ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ा लिखा देगा। रही बात शादी ब्याह की, उसका क्या होगा, तब की तब देखी जाएगी। दोनों की बातचीत मेरे कानों में पड़ी। सुनकर मेरी आंखें भर आई। एक माँ के लिए बेटी इतनी बोझ हो गई कि उसे अपनी दूसरी शादी की तो फिक्र है, मगर अपनी बेटियों के भविष्य की नहीं। तभी मैंने यह प्रण ले लिया कि आइंदा कभी भी मम्मी को फ़ोन नहीं करूँगी। उन्हें अपने बेटे से मोह है तो मुझे अपने आप से। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखला दूंगी कि मैं किसी पर बोझ बनने वाली नहीं। एक सप्ताह मम्मी रही होंगी हमारे साथ। उनका रहना न रहना सब बराबर था। उनका ज़्यादातर समय अपने नवजात बच्चे के लिए ही था। हम तो जैसे उनके लिए पराये हो गए थे। बहरहाल एक दिन एक आदमी आया जिसे मम्मी ने पापा कहकर हम दोनों बहनों से परिचय करवाया। मुझे वो आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वो हमारा किस रिश्ते से पापा हो गया यह मैंने बाद में जाना। उसके साथ मम्मी चली गई। एक अनसुलझे सवाल का जवाब दिए बगैर मम्मी एक रहस्यमयी व्यक्तित्व के साथ हमारी नज़रों से दूर चली गई। इस बार मैंने अपने आंसुओं को बहाकर बर्बाद नहीं किया, क्योंकि कुछ कुछ हालात मेरी समझ में आ चुके थे। फिर भी वे हमारी माँ थीं, हमें उनकी ज़रूरत थी। जबकि मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि हमारी मम्मी अब हमारी मम्मी नहीं रही, बल्कि उस बच्चे की मम्मी बन चुकी थी जो उनकी गोद में था। जाना पहचाना आदमी निश्चय ही मम्मी का पति था, जिसके साथ उन्होंने एक अलग ही दुनिया बसा ली थी और हमें छोड़ दिया लावारिसों की तरह नानी के घर में पलने के लिए। सोचकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। रिया तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने समझाया, देख, हमें मम्मी के बगैर जीने की आदत डालनी होगी। मन को कड़ा कर बेबी, कहकर मैंने उसे सीने से लगा लिया। प्राची दीदी, मम्मी अब कभी नहीं आएगी। रिया की इस तरह बोलने पर रुलाई भी फूट पड़ी थी, मगर किसी तरह खुद पर नियंत्रण रखा था। मम्मी का जब तक इंतज़ार रहा तब तक तसल्ली रही। अब तो स्पष्ट हो गया कि वे हमारी नहीं रही। शायद ही कभी वे इधर का रुख करेंगी भी तो 2-4 साल में एक आध बार। उनका होना ना होना बराबर था हमारे लिए। पर पता नहीं क्यों मन मानने के लिए तैयार ना था। मेरी सगी माँ, जिन्होंने हमें 9 महीने गर्भ में रखा, पाला पोसा, अचानक इतनी निर्मोही कैसे हो सकती है। क्यों उन्होंने हमसे विमुख होकर दूसरे आदमी का दामन थामा। क्या वह आदमी हमसे ज़्यादा अहमियत रखता था मम्मी के लिए। खून के रिश्ते क्या इतने कमज़ोर होते हैं कि कोई भी बाहर का आकर उसे तोड़ दे। कोई माँ कैसे अपनी बेटियों को छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है। रिया रोते रोते सो गई। वही मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। घूम फिर कर सोच कभी मम्मी तो कभी उस आदमी पर चली जाती जिसे मैंने कहीं देखा था। आखिरकार मुझे याद आ ही गया। जब मम्मी एक शॉप पर काम करती थी तब मुझे वहाँ ले गई थी। तब मैं 13 साल की थी। अंकल ने मुझे बड़े प्यार से ही मुझसे मेरी इच्छाओं के बारे में पूछा। मुझे पिज़्ज़ा खिलाया, आइसक्रीम दी और गिफ्ट दिया। थोड़ी देर बाद रितेश मामा आए, तब मैं उनके साथ मम्मी को वहीं छोड़कर घर लौट आई। आज उम्र के 28वें पायदान पर आकर सब कुछ ऐसे मस्तिष्क में तैरने लगा जैसे कल की ही बात हो। मम्मी ने उसी व्यक्ति से शादी कर ली। मैंने वो सांस ली। जो भी हो, एक बात आज भी कांटे की भांति चुभती है कि क्यों मम्मी ने हमसे ज़्यादा उस आदमी से शादी को अहमियत दी। क्या हमें पाल पोस कर बड़ा करना उनके जीवन का मकसद नहीं हो सकता था। जब शादी करके बच्चे ही पालने थे तो हम क्या बुरे थे। अगर इतना ही परायापन था हमसे तो छोड़ देती हमें अपने पापा के पास। काम धाम नहीं करते तो क्या हुआ, कम से कम
उन्हें अपने खून के रिश्ते का ख्याल तो होता। हो सकता था हमें देखकर ही वे कुछ काम धाम करने लगते। अनायास पापा की याद आने लगी। 6 साल की थी जब मम्मी ने पापा का घर छोड़ दिया। नानी कहती, तेरे पापा गैर जिम्मेदार थे। बड़ी हुई तो नानी से पूछा, नानी, मम्मी की शादी हुई तब उनकी उम्र मात्र 18 साल की थी और पापा की रही होगी 20-21 साल। यही ना आपने हमें बताया था। इतनी छोटी उम्र में मम्मी शादी लायक थी, ना ही पापा घर गृहस्थी संभालने लायक। आपने तो अपना बोझ हटाया, मगर पापा को तो मौका दिया होता संभलने का। 25 साल के बाद ही आदमी कुछ करने की स्थिति में होता है, मगर आपको तो मम्मी की शादी के साथ उनके कमाने की जल्दी थी। मम्मी को क्या कहें, वे अपरिपक्व थी जो शादी के बंधन को मजाक समझकर चली आईं आपके साथ मायके में रहने। आपने भी उनका साथ दिया। क्या फायदा हुआ ऐसी शादी करने से जब लड़की मायके में ही आकर रहने लगे। नानी को बहुत बुरा लगा। जब तू कुछ नहीं जानती तो मत बुलाकर। वे थोड़ी रुआसी हो गई। मुझे अपराध बोध सा हुआ। भरे गले से कहने लगी, जब तेरे नाना का निधन हुआ ना, तब मेरी उम्र थी 37 साल। 2 बेटियां और 2 बेटे छोड़कर जब वे गुजरे तब मेरे ऊपर दुखों का संकट खड़ा हुआ था। किसी तरह संभली तो दिन रात यही चिंता खाए जा रही थी कि कैसे दोनों लड़कियों की शादी करूंगी। शादी करना क्या ज़रूरी था? इस शादी से मिला क्या? तो क्या घर पर बिठाकर 4 लोगों के ताने सुनती? भले ही बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती। जो सही था वह किया। रही बेटी की बात, मैं ऐसे व्यक्ति के पास उसे नहीं छोड़ सकती जो दिन भर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़े। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उसे सास ससुर पर निर्भर रहना पड़ता। क्या वह इतना भी कमाने की स्थिति में नहीं था कि उसके लिए एक लिपस्टिक ला सके? इतना ही कमाने वाला दामाद चाहिए था तो पहले काम धाम देखकर शादी करती ना नानी। देखी थी, बाप की अच्छी सी किराने की दुकान थी। फिर शिकायत कैसी जब मम्मी सास ससुर से अपनी ज़रूरतों के लिए कहती। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। पढ़ लिख गई हो तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग चल रहा है तुम्हारा। नानी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कम उम्र में विवाह करके आपने घोर अपरिपक्वता का परिचय दिया है। बेटियों को बोझ समझा और इसका दुष्परिणाम है जो हमें अपने माँ बाप दोनों से वंचित होना पड़ा। कहते कहते मेरी दोनों आंखों में आंसू भर आए। पता नहीं क्यों मुझे मम्मी का चाल चलन भी सही नहीं लगता था, खास तौर से उनके पहनावे और बनाव श्रृंगार को लेकर। तब मेरा बाल मन उतना समझने में सक्षम नहीं था, लेकिन उस समय की देखी सुनी बातों का मतलब अब समझ में आने लगा था। माना कि मम्मी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, फिर भी उन्हें इसका तो ख्याल होना चाहिए था कि वे 2 बेटियों की मम्मी हैं और मायके में रह रही हैं। नानी ना सही, आसपास के लोग तो ज़रूर कानाफूसी करते होंगे। ऐसे में उनकी और भी जिम्मेदारी बनती थी कि वे मर्यादा में रहें। क्या पता नानी ने ही शह दी हो कि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में आए और वे दूसरी शादी कर ले। और हुआ भी वही। मम्मी ने उस अमित अंकल से शादी की जिसके यहाँ वे नौकरी करती थी। आज मेरी समझ में आ गया कि नानी ने मम्मी के चाल चलन पर क्यों ऐतराज़ नहीं किया। ठीक है, उन्होंने जो समझा किया, मगर हमसे झूठ क्यों बोला कि मम्मी मुंबई नौकरी करने गई हैं? हमें अंधेरे में क्यों रखा? ये सोचकर मेरा मन दुखी हो गया। पापा एक आध बार हमारे यहाँ आए, लेकिन मम्मी और नानी ने उन्हें बड़ी बेशर्मी के साथ घर से निकाल दिया। उसके बाद वे कभी नहीं झांके। हो सकता है उन्होंने भी दूसरा विवाह कर लिया हो। धीरे धीरे मैं और रिया बिन मम्मी के रहना सीख लिया था। पहले मम्मी का फ़ोन भी आ भी जाता था, मगर धीरे धीरे वह भी आना बंद हो गया। हमने भी फ़ोन करना बंद कर दिया। मन बना लिया था कि मैं और रिया पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। आज हम दोनों बहनें अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं। रिया ने प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन मैंने नहीं। उम्र के 28वें पायदान पर आकर भी विवाह का ख्याल नहीं आया। शादी से जैसे वितृष्णा हो गई थी। शादी ही तो की थी मम्मी ने,
जिसके चलते हमें उनके प्यार से वंचित होना पड़ा। खून से ज़्यादा अगर शादी अहमियत रखती है तो मैं ऐसी शादी को ठुकराती हूँ। मेरे लिए बेटी के रूप में रिया थी, जिसे मैंने माँ सदृश पाला। आगे भी उसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती रहूंगी। मेरे जीवन का मकसद भी यही था कि रिया को फलता फूलता देखूं। मम्मी को मेरे आशय की खबर लगी तो पहले फ़ोन किया। जब उससे सफलता नहीं मिली तो मेरी सहेली रितु से लेटर भिजवा दिया। मैंने रितु को खूब खरी खोटी सुनाई कि क्यों लिया उनका लेटर। मैं उस औरत से नफरत करती हूँ। आज अचानक जिम्मेदारी का ख्याल कैसे आया? हमें बेटी माना होता तो ठीक था। हमें तो लावारिस की तरह नानी के पास रखकर चली गई, गुलछर्रे उड़ाने। तुम्हें अपनी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, रितु ने टोका। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। रितु, मैं किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा रही हूँ। मेरे कहने का अर्थ यही है कि उन्होंने जो किया, क्या वह ठीक था? रितु ने कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वह बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार अपनी मम्मी से मिल लो। मैं उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तुम्हारी प्रतिक्रिया सही भी है। तुम्हें उनके नहीं अपने तरीके से सोचना होगा। उनकी दूसरी शादी उनकी तब की परिस्थिति और सोच पर निर्भर थी, जबकि तुम्हारी शादी आज की परिस्थिति पर। वे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तुम तो हो और अच्छी तरह जानती हो कि शादी जीवन को एक लय देती है। जैसे बिना साज के आवाज़ अधूरी है, वैसे ही बिना विवाह के जीवन अधूरा। जीवन साथी का साथ अकेलेपन को दूर करता है। फिर सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे ना। न मन में नफरत के भाव आएंगे और न ही व्यवहार में चिड़चिड़ापन। मेरे मन पर रितु की बातों का असर पड़ा। एक हद तक वह ठीक भी थी। ऑफिस से घर जाती तो मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। कब तक मम्मी को दोष देती रहूंगी? उन्हें कोसने से मुझे अब क्या मिलने वाला है? इससे उबरने का यही तरीका था कि मैं शादी करके एक नई दुनिया बसा लूं। काफ़ी सोच विचार कर कर मैंने अपने पसंद के एक लड़के से विवाह कर लिया, मगर मम्मी को नहीं बुलाया। ये मेरी चिढ़ थी या प्रतिकार, इसे जो भी कहा जाए। वे निष्ठुर हो सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? हाँ, यह खबर मैंने रितु से उन तक भिजवा दी। एक बात मुझे जीवन भर चुभती रहेगी कि क्या कोई माँ इतनी मतलबी हो सकती है कि जिसे अपने बच्चियों से बिल्कुल मोह माया ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।